Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about nuclear cross section. Nuclear cross section or interaction cross section is that area around the nucleus facing the incident particles within which the nucleus will lead to an interaction with the incident particles. अब न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है ये हमारे पास एक ऐसी टर्म है जो न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन कब होगा कब नहीं होगा। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, इसको हम इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, ये वो एरिया है न्यूक्लियस का जिसके साथ इंसिडेंट पार्टिकल्स आके कोलाइड कर सकते हैं और वो कोलिजन या इंटरेक्शन ऐसा होगा कि उसके नतीजे में आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगा। यानी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन या इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन वो एरिया है जिसके साथ जब इंसिडेंट पार्टिकल आके कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो इंसिडेंट पार्टिकल और उस टारगेट न्यूक्लियस के दरमियान एक इंटरेक्शन होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है इसके वही यूनिट्स हैं जो कि एरिया के होते हैं, यानी मीटर स्क्वायर, लेकिन आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो यूनिट हम इसका इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ बार। बार्न जो है वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी एक्चुअली आपके पास जो यूनिट्स हैं वो एरिया के यूनिट्स ही हैं, मीटर स्क्वायर ही, लेकिन इसका एक स्मॉलर यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं बार्न, और 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लेंथ, जब एटॉमिक लेवल पे लेंथ मेजर करनी होती है तो हम एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। अब एंगस्ट्रम जो है वो ऑल्दो वो भी मीटर के यूनिट्स में होता है, लेकिन वो स्मॉलर यूनिट है, या 10⁻⁻10 मीटर जो उसको हम एंगस्ट्रम का नाम देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है उसको भी हम एरिया के यूनिट्स में ही मेजर करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो इसका एक स्मॉलर यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ बार। Nuclear cross section is the effective area that governs the probability of some absorption or scattering event. अब ये चीज़ भी आपको क्लियर करनी चाहिए कि जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है ये एक्चुअली एरिया नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एरिया है। यानी एक्चुअल में हम एरिया मेजर नहीं करते हैं, यानी न्यूक्लियस के पास जाके हम देखें कि न्यूक्लियस का इतना हिस्सा जो है, ये इतना एरिया जो है, ये इसका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है, यानी इसके साथ टकराने पे जो है आपका केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। बल्कि जो आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है ये हाइपोथेटिकली हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं एरिया की। एक्चुअली क्या है, ये एक इफेक्टिव एरिया है दैट गवर्न्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग इवेंट। ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जब आपका इंसिडेंट पार्टिकल आके न्यूक्लियस से टकराएगा तो वहाँ पे रिएक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कहाँ पे कितना एरिया ऐसा है उस मटेरियल के अंदर कि जिसके साथ इंटरेक्शन के बाद, जिसके साथ टकराने के बाद आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग से क्या मुराद है कि हमें पता है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वो डिफरेंट टाइप्स का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसिडेंट पार्टिकल और न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं तो इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो उससे टकराने के बाद उसी तरह से जो है वो स्कैटर हो जाता है, किसी किस्म का चेंज उसके अंदर नहीं आता। यानी डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। It is a hypothetical area measured around the target particles, represents a surface. There will be an interaction if a particle of the beam crosses this surface. The interaction will not occur at all if it misses. यानी ऐसा होता है कि आपके पास एक टारगेट मटेरियल है, अब वो सारा का सारा न्यूक्लियस तो नहीं होता, ऑब्वियसली उसके अंदर आपका एटम है, एटम में आपके अराउंड शेल्स हैं, उसके अंदर जाके न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो भी साथ साथ जुड़े हुए नहीं होते, यानी उनके अंदर भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो जब आप एक इंसिडेंट पार्टिकल को करवाते हैं, फॉल करवाते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास हीलियम का न्यूक्लियस है, उसके साथ आप रिएक्शन करवाना है, तो जब हीलियम एटम, हीलियम सैंपल आपके पास होगा तो वहाँ पे लाजमी तौर पे हीलियम के एटम्स होंगे ना, और उन एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस भी होंगी, और अगर आपका इंसिडेंट पार्टिकल एक एटम से भी जाके कोलाइड करता है तो उसके अंदर भी चांसेस हैं कि या तो वो उसकी एम्प्टी स्पेस में से गुजर जाएगा
या ये पॉसिबिलिटी है कि वो जाके उस न्यूक्लियस से टकराएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, वहाँ पे उसने अल्फा पार्टिकल्स को जब थ्रो करवाया था गोल्ड फॉइल्स के ऊपर, तो आपने देखा था कि जो मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे गुजर गए थे, उनका न्यूक्लियस के साथ कोई टकराव ही नहीं हुआ था। जो न्यूक्लियस की गिर्द एम्प्टी स्पेसेस थी, वहाँ से आपकी जो रेज थी या अल्फा पार्टिकल्स थे बिल्कुल सीधे गुजर गए। बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि जाके न्यूक्लियस से टकराए थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब एक मटेरियल आपके सामने पड़ा हुआ है जिसके आप ऊपर आप इंसिडेंट पार्टिकल्स थ्रो करवा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो जाके न्यूक्लियस के साथ ही कोलाइड करेगा और लाजमी तौर पे न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएगा। यानी ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं, या तो वो उनके अंदर से गुजर जाए, या एटम के अंदर अगर वो इंटर हो भी जाता है तो एटम सारा का सारा न्यूक्लियस नहीं है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। तो जो सेंटर में न्यूक्लियस है, साइडों पे एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हुई कि या तो वो बाहर वाली स्पेसेस में से गुजर जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि वो जाके न्यूक्लियस से हिट करे। तो अगर हम ये देखें कि उस मटेरियल के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो इंसिडेंट पार्टिकल हैं वो जाके एम्प्टी स्पेस में से पास नहीं करेंगे या एटम के अंदर शेल्स को क्रॉस करके आगे नहीं गुजर जाएंगे, बल्कि न्यूक्लियस से जाके टकराएंगे, तो उनके न्यूक्लियस से टकरा के रिएक्शन करने के जो चांसेस हैं उनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होगा कि उस मटेरियल का जितना भी एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर 10 मीटर स्क्वायर उसका टोटल एरिया है उस सैंपल का जो आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास नियॉन है, नियॉन तो चले गैस है, अब कोई सा सोडियम का सैंपल आपके पास लेट से पड़ा हुआ है, तो उस सोडियम का जो सैंपल है आपके पास एक पीस पड़ा हुआ है, उसका एक तो टोटल एरिया है और उसमें 10 मीटर स्क्वायर में से हो सकता है कि सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर का एरिया ऐसा हो जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस वाली जगहों को अगर आप उसमें से पॉइंट आउट करें तो हो सकता है वो सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर हो। तो अब वो इफेक्टिव एरिया है, यानी जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है सोडियम का वो आपका इफेक्टिव एरिया है, वहाँ पे आपका इंसिडेंट पार्टिकल टकराएगा तो लाजमी तौर पे रिएक्शन होगा। तो जब उस पूरे के पूरे एरिया में से आप वो वाला एरिया स्पेसिफाई करें कि ये वो एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियस है, जहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल टकराएगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, उस एरिया की जो मेजरमेंट है उसको हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का नाम देते हैं। So with each type of nuclear reaction, for example scattering, absorption और fission, a cross section is associated। चूँकि डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है कि आपके पास जब इंटरेक्शन तो होता है तो हो सकता है वहाँ पे स्कैटरिंग हो, यानी आपका जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से टकराए लेकिन उसमें एब्जॉर्ब ना हो, रिएक्शन ना हो, बल्कि वैसे ही सेपरेट आउट हो जाए, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखे। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, जहाँ पे दो न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद किसी भी चेंज के बगैर या थोड़े से एनर्जी चेंज के बाद सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद रिएक्शन, रिएक्शन मतलब आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस न्यूक्लियस के अंदर, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद दो प्रोडक्ट पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। या ये हो सकता है कि अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो फिजाइल हैं, यानी उनके अंदर फिशन रिएक्शन हो सकता है, तो फिर आपका जो एक लार्ज न्यूक्लियाई है वो ब्रेक होके तो मीडियम साइज न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डिफरेंट टाइप्स के जो रिएक्शन हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है कि हो सकता है यहाँ पे स्कैटरिंग हो सकता है यहाँ पे एक सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे फिशन रिएक्शन हो। तो हर रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम उसका क्रॉस सेक्शन कहेंगे, यानी आपका जो जब एक इंसिडेंट पार्टिकल टकराएगा तो वहाँ पे एक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी होगा, यानी स्कैटर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर एक एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होगा कि उसके अंदर एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करवाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर फिशन क्रॉस सेक्शन होगा यानी फिशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल क्रॉस सेक्शन जो है वो इन सारी की सारी, चूँकि ये सारे के सारे आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस ही है ना डिफरेंट टाइप्स के, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो न्यूक्लियर रिएक्शन की है वो हर टाइप की प्रोबेबिलिटी या हर टाइप के क्रॉस सेक्शन को ऐड करने से वैल्यू आएगी आपके पास। अब हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है वो किस तरह से रिलेटेड होता है इंसिडेंट पार्टिकल्स के साथ, और उसको उसके चेंज होने से आपके रिएक्शन के ऊपर, आपके इंसिडेंट पार्टिकल्स के ऊपर किस तरह से इफेक्ट आता है। सो लेट्स कंसीडर वी हैव अ रेक्टेंगुलर स्लैब। कंसीडर करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है यहाँ पे,
अपॉन विच एन नॉट पार्टिकल्स आर इंसिडेंट, जिसके ऊपर एन नॉट यानी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनको हमने इंसिडेंट करवाया है इस टारगेट के ऊपर, और ये एरोज से हमने उन इंसिडेंट पार्टिकल्स को शो किया है। और ये सारा जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब है, यानी हमारा टारगेटेड एरिया है। ठीक है, अब इस पूरे टारगेट में से हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन जिसको हमने शेड किया हुआ है, ये शेडेड पोर्शन इसमें से हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए। यानी ये पूरे स्लैब के ऊपर इंसिडेंट पार्टिकल जो हैं वो टकरा रहे हैं, लेकिन हम जो है वो हमारा अंडर कंसिडरेशन एरिया वो ये शेडेड एरिया, हम इस शेडेड एरिया के लिए जो है वो फाइंड करेंगे सारे पैरामीटर्स और बाद में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे इस पूरे के पूरे स्लैब के लिए। ठीक है, कंसिडर स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस स्लैब हैविंग थिकनेस dx। अब इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो विड्थ है या चौड़ाई है वो आपके पास dx है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो x है और इस एज का जो फासला है वो x प्लस dx है, यानी ये जो विड्थ दरमियान में हमने शेड किया है पोर्शन, इसकी विड्थ dx है। विच कंटेन्स द टारगेट न्यूक्लियाई, जिसके अंदर आपके पास टारगेट न्यूक्लियाई जो है ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे। एंड लेट ए भी द एरिया ऑफ द टारगेट मटेरियल, ए जो है वो टोटल एरिया है इस पूरे के पूरे स्लैब का। इफ़ एन इज़ द नंबर डेंसिटी, अगर एन जो है वो नंबर डेंसिटी है, मतलब उस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आपके जो पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट हैं, मतलब यही अगर आप कंसीडर कर लें कि ये सोडियम का ही हमने स्लैब जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें एक सर्टेन एरिया के अंदर, मतलब अगर आप इतना वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको हम उसकी नंबर डेंसिटी कहते हैं। तो अगर नंबर डेंसिटी कम है इसका मतलब इस एरिया में जो है वो थोड़े से पार्टिकल मौजूद हैं, और नंबर डेंसिटी या थोड़े पार्टिकल मौजूद होने का मतलब कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। ठीक है, यानी इस मटेरियल की अगर नंबर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब ज़्यादा एरिया है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से हैं, यानी एटम थोड़े से हैं, उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हैं, एक यहाँ पे एटम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और उनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर नंबर डेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर डेंसिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि बहुत थोड़ा सा एरिया है लेकिन उसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है, यानी उन न्यूक्लियाई के दरमियान में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बहुत कम है। तो लेट्स से कि आपके पास जो n है, स्मॉल n, ये आपके पास नंबर डेंसिटी है उस स्लैब की जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर आपके पास जो एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो n है। ठीक है, और आपने अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं तो वो आपके पास होंगे n इंटू वॉल्यूम, यानी उसके टोटल वॉल्यूम से या जो सेगमेंट का वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो n जो है नंबर डेंसिटी मतलब 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर आपने फाइंड करने हैं तो आप उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ एरिया इंटू लेंथ। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस सेगमेंट। ठीक है, अब सिग्मा जो है आपके पास यानी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कितना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टोटल न्यूक्लियाई जो हैं या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा जो है ये आपके पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होता है फॉर सिंगल इंटरेक्शन, यानी एक न्यूक्लियस के साथ जब एक इंसिडेंट पार्टिकल कोलाइड करता है तो तब रिएक्शन के कितने चांसेस हैं उसको हम सिग्मा से जो है वो डिनोट करते हैं। और अगर आपने टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन देखना है कोरिस्पॉन्डिंग टू द होल सेगमेंट जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं, तो आप सिग्मा को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ जो है वो न्यूक्लियाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिग्मा जो है ये एक न्यूक्लियस के लिए क्रॉस सेक्शन है या प्रोबेबिलिटी है। और अगर आपने टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है सारे न्यूक्लियाई के लिए तो हम क्या करेंगे, सिग्मा को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास NaDx के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है वो बन जाएगा n सिग्मा a dx। अब हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टेड, यानी जितने पार्टिकल्स ने इंटरेक्शन किया, रिएक्शन किया, ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब टोटल में क्या आएंगे, वो इंसिडेंट पार्टिकल्स जिन्होंने रिएक्शन किया वो वाले भी, और वो इंसिडेंट पार्टिकल्स जो कि एम्प्टी स्पेस में से गुजर गए वो भी इसके अंदर शामिल होंगे।
ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टेड ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी टोटल कितने पार्टिकल्स आपने उस मटेरियल के ऊपर थ्रो करवाए थे, ये बराबर होगा टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, यानी टोटल वो वाला एरिया जहाँ जहाँ रिएक्शन हुआ है, ओवर टोटल एरिया एक्सपोज, यानी जितना उस मटेरियल का टोटल एरिया था। ठीक है, यानी नीचे हमारे पास टोटल एरिया आएगा उस स्लैब का, और ऊपर हमारे पास वो एरिया आएगा जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था या जहाँ पे आपके पास रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिन्होंने इंटरेक्शन किया है उनको डी एन से डिनोट करें तो, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास एन हो, तो इसको हम डी एन बाई एन लिख सकते हैं। और टोटल न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दैट इज एन सिग्मा ए डी एक्स, और टोटल एरिया स्लैब का जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ए जो है वो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एन सिग्मा डी एक्स। नेक्स्ट हम स्मॉल स्लैब के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया था, अगर हम पूरे मटेरियल के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट के लिए हम लोग टर्म्स इस्तेमाल करेंगे एन नॉट से एन तक की, यानी ये हमारे पास इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे एन नॉट जिनको हमने इंसिडेंट करवाया था, और ये फाइनली जितने पार्टिकल्स आपके पास बचे हैं बाद में वो आपके पास एन है, कैपिटल एन। यहाँ पे 0 से x तक, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये भी कांस्टेंट है, सिग्मा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है ये भी कांस्टेंट है। dx चूँकि हमने एक स्मॉल विड्थ को पहले कंसीडर किया था, हम पूरी स्लैब को अब कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब dx को हम कैलकुलेट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू x। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स आर बीइंग डिक्रीज्ड, यानी आपके पास जब आप टारगेट एरिया के ऊपर थ्रो करवाते हैं इंसिडेंट पार्टिकल्स, तो वहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स उस एरिया के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के साथ रिएक्शन होता है, तो जो इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं, और बाकी वो जो पार्टिकल्स जो इंटरेक्शन नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, वो उस मटीरियल में से सीधे जो है वो गुजर जाते हैं। अब जो वहाँ पे बाहर मटीरियल में से बाहर निकलते हैं इंसिडेंट पार्टिकल्स, वो पहले के मुकाबले में कम होते हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो उस मटेरियल में से वैसे ही गुजर जाते हैं। तो चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है। अब डी एन बाई एन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि अगर आपके पास नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो लॉग की फॉर्म में आती है, नेचुरल लॉग ऑफ एन विद इन द लिमिट्स एन नॉट टू एन। नेक्स्ट माइनस एन सिग्मा और डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहाँ पे बेसिकली 1 बच जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x होगी। जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे x माइनस 0, तो 0 जो है उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास सिंपली x जो है वो यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगी। n और सिग्मा दोनों कांस्टेंट थे। नेक्स्ट आपके पास इस साइड पे जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो आपको पता है पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं log ऑफ n माइनस log ऑफ n नॉट, और लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो डिफरेंस में हो, यानी नेगेटिव माइनस हो रहे हो, तो हम उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हुए डिवीजन में लिख सकते हैं, यानी इसको हम सिंपल सिंगल लॉग यानी नेचुरल लॉग n बाय n नॉट लिख सकते हैं। और लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों से हम लोग एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n ओवर n नॉट बचेगा, और दूसरी साइड पे आपको पता है जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये चीज़ आपके पास एक्सपोनेंट में आ जाती है, e की पावर माइनस n सिग्मा x, और n को हम इस तरफ रखते हैं, n नोट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस n सिग्मा x। ठीक है, अब ये रिलेशन हमें बेसिकली बताता है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं, यानी n नॉट जो है हमारे पास इनिशियली थे जिनको आपने इंसिडेंट किया था, और ये जो n है ये वो आपके पास पार्टिकल्स हैं जो कि बाकी बच गए हैं। ठीक है, यानी जो उन्होंने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद जो बाकी आपके पास इंसिडेंट जो पार्टिकल्स बचे हैं इंसिडेंट पार्टिकल में से, वो आपके पास n है। तो ये रिलेशन हमें बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि कितने पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे, ये चीज़ एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है सिग्मा के ऊपर, यानी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के ऊपर। इसका मतलब न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जितना न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन आपका ज़्यादा होगा, ठीक है,
उतने ही जो पीछे बच जाने वाले पार्टिकल्स हैं वो कम होंगे। यानी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके पास रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो वहाँ पे रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, और जो बाकी गुजर जाने वाले पार्टिकल हैं बगैर रिएक्शन के, पीछे बच जाने वाले पार्टिकल्स बहुत ही कम होंगे। इसी तरह अगर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन यानी सिग्मा की वैल्यू कम होगी, क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो पीछे बच जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एन नॉट जो है वो आपके पास 10 पार्टिकल्स आपने किसी भी टारगेट के ऊपर थ्रो करवाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 2 पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस से टकराते हैं और केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और बाकी जो 8 पार्टिकल्स हैं वो उसमें से बाकी सीधे गुजर जाते हैं। तो वो जो बाकी 8 पार्टिकल हैं उनको हमने इस एन से डिनोट किया है। ठीक है, तो अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन का मतलब रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, ज़्यादा पार्टिकल यानी 2 की बजाय 5 या 6 पार्टिकल्स वहाँ पे रिएक्शन करेंगे, और पीछे जो बाकी बच जाएंगे इंसिडेंट पार्टिकल वो 3 या 4 होंगे। और अगर क्रॉस सेक्शन कम होगा तो इसका मतलब रिएक्शन के चांसेस कम होंगे, फिर 1 से 2 पार्टिकल जो हैं वो रिएक्शन करेंगे, और 7 से 8 पार्टिकल्स जो हैं आपके वो बिल्कुल उसमें से स्ट्रेट गुजर जाएंगे किसी भी किस्म के रिएक्शन के बगैर।